आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 2 संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिए क्योंकि ये क्लास 12th का भी सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो भी है क्या, संबंध एवं फलन है। तो इसको आप लोग अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका क्लास 12th में भी आपका काम आएगा। तो संबंध एवं फलन में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अभी हम कुछ बेसिक से इंट्रोडक्शंस देखते हैं कि संबंध एक तरीके से, अगर संबंध नाम आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है कि संबंध मीन्स रिलेशन। रिलेशन मीन्स किसी का किसी से रिलेशन। अब जैसे मम्मी पापा का रिलेशन हो गया, भाई बहन का रिलेशन हो गया, तो ये सब क्या हो गया, संबंध हो गया। बट मैथ्स में हम संबंध जो होता है उसको एक स्पेशलाइजेशन के साथ एक स्पेसिफिक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या बताते हैं। तो अभी हम संबंध अपने टॉपिक पे नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम बेसिक सी चीज देख रहे हैं कि एक्चुअल में रिलेशन होता है क्या है। रिलेशन किसी का किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ क्या रिलेशन, कि वो एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हैं उसको हम क्या समझते हैं, संबंध समझते हैं। बट मैथ्स में हम थोड़ा इसको अलग वे में देखेंगे। अब ये तो बात हो गई डेली लाइफ की, अब हम थोड़ा सा मैथ्स पे अगर बढ़ते हैं तो थोड़ा सा देखेंगे क्या कि देखिए रेखा एम रेखा सॉरी संख्या एम संख्या एन से छोटी है, तो ये भी आपस में एक संबंध बना रहे क्या, छोटे बड़े का संबंध, कि जो एम है संख्या वो एन से क्या है, छोटी है, तो ये भी संबंध बना। अब ऐसे ही रेखा एल रेखा एम के समांतर है। अब इन दोनों के आपस में क्या संबंध है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो मैथ्स में हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमको संबंध स्थापित करना है तो मतलब कि कोई दो चीजों का कोई संख्या हम ले ले चाहे रेखा ले ले, उनके बीच में क्या रिलेशन बना। अभी ये ध्यान दीजिएगा कि अभी हम संबंध नहीं पढ़ रहे हैं। संबंध पढ़ने के लिए अभी हम संबंध का एग्जैक्ट डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि संबंध का एग्जैक्ट डेफिनेशन इसी टाइप से कुछ होता है कि मतलब कि दो वस्तुओं का आपस में संबंध हो और वो एक कड़ी के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हो। तो अभी हम कुछ बेसिक सी इंट्रोडक्शन बस देख रहे हैं। तो अब देखिए, अगर हम समझ लीजिए कि संबंध को अगर हमको लिखना होता है, संबंध पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ेंगे, कार्तीय गुणन। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने रखा राम, दो भाई हैं, ठीक है, एक है राम और एक क्या है, एक है श्याम। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे दो फ्रूट्स हम ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने ले लिया एप्पल और मान लीजिए एप्पल ले लिया और बनाना ले लिया। ठीक है, अभी हमको नहीं पता है कि हमें किसको क्या देना है, ठीक है, बट हमको दोनों को देना है। अब देखिए, अब अगर हम पेयर्स बनाने की कोशिश करें तो आप बना सकते हैं कि राम राम का एक पेयर किसके साथ बन सकता है, या तो राम एप्पल खाए, एक पेयर ये बन गया एप्पल के साथ, या तो राम बनाना खाए। ठीक है, एक पेयर बन गया कि राम एप्पल खाए या तो राम बनाना खाए। ठीक, अभी हमको पता नहीं कि क्या खाए। ठीक है, अब क्या हो गया, अब अगर हम श्याम को लेते हैं तो श्याम या तो एप्पल खाए और या तो बनाना खाए, तो हमको ऐसे कितने पेयर्स मिल गए, हमको ऐसे 4 पेयर्स मिल गए। ठीक है, कि क्या, या तो राम एप्पल खाए या तो बनाना खाए या तो श्याम एप्पल खाए और बनाना खाए। अच्छा, अब अगर हमको इसको लिखना हो, अब जैसे मान लीजिए एक सेट हम मान लेते हैं इसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि हम इसको सेट ए मान लेते हैं कि ये पूरा क्या है, ये पूरा सेट ए है और ये क्या है, सेट बी में है। मतलब कि ए में राम और श्याम है और बी में क्या है, एप्पल और बनाना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनका हम कार्तीय गुणन कराते हैं। ठीक है, मतलब हम मल्टीप्लीकेशन सिंपल अभी समझते हैं। मल्टीप्लीकेशन अगर कराते हैं, मान लीजिए कि अगर हम ए क्रॉस बी कराते हैं तो ये क्या बन सकता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, समुच्चय के रूप में हमको लिखना है तो राम के साथ एप्पल एक जा सकता है। ठीक है, एक तो जा सकता है कि राम के साथ क्या जाए, एप्पल जाए। ठीक, और फिर क्या हो सकता है, राम के साथ क्या जाए, बनाना जाए। ठीक, एक ये बन गया। फिर क्या एक बन सकता है, श्याम के साथ एप्पल जाए, मतलब श्याम एप्पल खाए और एक श्याम क्या खाए, बनाना खाए। ठीक है, तो ऐसे हमको कितने मिल गए, ऐसे हमको कितने एलिमेंट्स मिल गए, कितने एलिमेंट्स मिल गए इस समुच्चय में, ए क्रॉस बी में कार्तीय गुणन में हमें 4 समुच्चय मिल गए, राम एप्पल राम बनाना श्याम एप्पल श्याम बनाना। समझ में आया कार्तीय गुणन क्या होता है, कि अगर हम एक समुच्चय लेंगे तो उसमें की हर एक एक एलिमेंट से समुच्चय बी के हर एलिमेंट का अगर हम गुणन कराते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्तीय गुणन कहते हैं। अब इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि दो समुच्चय अगर दिया हुआ है
तो उनके बीच के एलिमेंट्स को लेके हम कितने युग्म बना सकते हैं, कैसे कैसे युग्म बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक समुच्चय, ये एक समुच्चय, इन दोनों के एलिमेंट्स को लेके हम कैसे कैसे युग्म बना सकते हैं, ये हम देखेंगे सबसे फर्स्ट में। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, संबंध क्या होता है। संबंध एक स्पेशल होता है, ठीक है। संबंध एक एक स्पेशल रिलेशन के द्वारा दोनों जुड़े होते हैं, उनके बीच में कुछ मेन फंक्शन होते, मेन कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिस वजह से वो दो समुच्चय आपस में जुड़ते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं, ठीक है। तो फिर ये स्पेशल तरीके से जुड़ते हैं, तो वही आगे जाके हम क्या बना देते हैं, उन्हीं को फलन बना देते हैं। फलन को हम आगे देखेंगे, ठीक है। जो स्पेशल संबंध होता है वही क्या होता है, फलन होता है। अभी हम देखेंगे कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन कैसे करते हैं। ये तो हमने सिंपल सा एग्जांपल देख लिया, थोड़ा सा हम इसको डिटेल्स में देखते हैं। तो हम देखते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चय आप लोगों ने पढ़ रखा है, आप लोग को पता है समुच्चय क्या होता है। किसी निश्चित और स्पष्ट वस्तुओं के समूह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। कलेक्शन होता है निश्चित और स्पष्ट चीजों का, ठीक है। हम कार्तीय गुणन अगर देखते हैं तो मान लीजिए कि अभी हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि एक सेट ए है, ठीक है। उसमें क्या है, कलर्स है, एक रेड है और एक ब्लू कलर है, ठीक है। ये दो कलर है, ठीक है। हमारे पास एक रेड कलर है, एक ब्लू कलर है, ठीक है। अब देखिए, अब सेट बी है, ठीक है, जिसमें क्या है, डी फॉर ड्रेस, बी फॉर बैग और सी फॉर कोट है। अब देखिए, अब इनके बीच में कितने संभव पेयर्स हैं। देखिए, अब अगर मान लीजिए कि हम सेट ए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए एक तो हो सकता है कि या तो ड्रेस रेड कलर की हो, या तो ब्लू कलर की हो, या तो बैग रेड कलर का हो, या तो ब्लू कलर का हो, और या तो कोट रेड कलर का हो, या तो ब्लू कलर का हो। इतने सारे पेयर्स बन रहे हैं। थोड़ा हम इसको अच्छे से कार्तीय गुणन को हम कैसे देखते हैं कि अगर हमको दिया आलेखीय विधि से देखते हैं, सेट ए है, ठीक है। अब देखिए सेट ए में हमारे पास क्या है, एक रेड है और एक क्या है, एक ब्लू कलर है, ओके, ठीक है। अब सेट बी लेते हैं। सेट बी में हमारे पास क्या है, डी फॉर ड्रेस, बी फॉर बैग, सी फॉर कोट है। अब देखिए, अब एक कलर आप उठाइए, ठीक है। मान लीजिए हमने रेड कलर उठा लिया, ठीक है। अब क्या क्या संभव पेयर्स है, रेड कलर का ड्रेस हो सकता है, ठीक, रेड कलर का बैग हो सकता है, ठीक, और रेड कलर का कोट हो सकता है, ठीक है। यहाँ से 3 पेयर्स हमको मिल गए। अब देखिए, अब सेकंड वाला कलर अगर हम उठाते हैं तो ब्लू कलर का ड्रेस हो सकता है, ब्लू कलर का बैग हो सकता है और ब्लू कलर का कोट हो सकता है। टोटल हमको कितने पेयर्स मिल गए, टोटल हमको 6 टाइप्स के पेयर्स मिले ना, कि या तो रेड कलर का ड्रेस हो, बैग हो, या तो कोट हो, या तो ब्लू कलर का ड्रेस हो, बैग हो, या तो कोट हो। अब हम एक चीज देखेंगे कि जो कार्तीय गुणन होता है वो क्या होता है। अब देखिए, कार्तीय गुणन कितने टाइप से, हम 4 टाइप से करते हैं, ए और बी को लेके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस ए कर सकते हैं, ठीक। देन हम क्या कर सकते हैं, बी क्रॉस बी कर सकते हैं और बी क्रॉस ए कर सकते हैं। इन सभी में आपका जो युग्म आएंगे वो अलग अलग आएंगे। इन सभी का जब आप कार्तीय गुणन करेंगे, ए में बी का कराएंगे तो रेड बी, ऐसे करके रेड बी, रेड सी, ब्लू डी, ब्लू बी, ब्लू सी, ठीक है। अब बात आती है कि ए क्रॉस ए कैसे कराएं, है ना, ए क्रॉस ए कैसे कराएं। तो देखिए, ए क्रॉस ए सिंपली आप एक जगह तो ए लिखेंगे ही, ए लिखा, रेड और ब्लू, ठीक है। फिर से हम ए लिखे, क्या लिखे इसमें, रेड और ब्लू ही लिखे, सेम थिंग, ठीक है। ए क्रॉस ए है, क्योंकि अब क्या क्या पेयर बन सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब अगर ए क्रॉस ए हम कराते हैं तो क्या क्या बन सकता है, रेड रेड बन सकता है ना। फिर रेड रेड, रेड ब्लू, फिर रेड ब्लू बन सकता है, ठीक है। फिर ब्लू रेड, ब्लू ब्लू, फिर ब्लू रेड बन सकता है, फिर ब्लू ब्लू बन सकता है। समझ में आया कैसे हम लोग कराते हैं कार्तीय गुणन। बस सिंपली हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट को उठाते हैं, बी वाले में से सबसे गुणन कराते हैं, फिर ए वाले के दूसरे वाले एलिमेंट को उठाते हैं और बी के सारे एलिमेंट से क्या कराते हैं, गुणन कराते हैं। अब देखिए, हमने देख लिया कि ए क्रॉस बी करने पे हमको अलग चीज प्राप्त होता है। जैसे कि जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या मिलेगा, रेड बी, रेड बी, रेड सी, और फिर ब्लू डी, ब्लू बी, ब्लू सी, ठीक। फिर ए क्रॉस ए करते हैं तो क्या मिलता है, ये मिलता है। उसी प्रकार से जब बी क्रॉस बी करते हैं, मतलब डी डी बी सी, और यहाँ पे एक और डी बी सी, तो डी 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 बी डी सी, बी डी बी 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 सी, सी डी सी बी सी सी, ऐसे मिलेगा।
वैसे बी क्रॉस ए जब करते हैं तो क्या मिलता है, पहले ये वाला आ जाता है इधर आपका, मतलब ये चीजें चेंज हो जाती है। ठीक, यहाँ पे आपका चल जाता है रेड और ब्लू, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, बी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, डी बी सी। तो जब हम कराएंगे कार्तीय गुणन तो क्या होगा, डी रेड डी ब्लू, डी बी रेड बी ब्लू, सी रेड सी ब्लू। समझ में आया कार्तीय गुणन कैसे कराते हैं, एक एक एलिमेंट को उठाते हैं, दूसरे दूसरे वाले से गुणन कराते हैं। तो हर बार जब हम कराएंगे ये चार चीजें, और ये चारों चीजें अलग अलग हमें प्राप्त होंगी। अब हम थोड़ा देखते हैं क्या कि क्रमित युग्म क्या होता है। एक चीज आती है, एक नाम आता है क्या, क्रमित युग्म का। ठीक है, क्रमित युग्म में कुछ नहीं है, जैसे कि जो आपने युग्म बनाया ना यहाँ पे, रेड 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 ब्लू ब्लू रेड, तो यही क्या होता है, क्रमित युग्म होता है। यानी एक रेड रेड ये क्या हो गया, एक क्रमित युग्म, रेड ब्लू एक क्रमित युग्म, ब्लू रेड एक क्रमित युग्म, ब्लू ब्लू एक क्रमित युग्म। तो ये क्रमित युग्म क्या होता है कि जो होता है, हमने एक युग्म को एक दो जिसमें एलिमेंट्स है उस वाले युग्म को उठाया, उसको एक एलिमेंट मान लिया, यही आपका हो गया क्या, क्रमित युग्म। थोड़ा सा हम डेफिनेशन अगर देखते हैं कि कार्तीय गुणन का डेफिनेशन क्या होता है, तो कार्तीय गुणन के डेफिनेशन में हम देखते हैं दो अरिक्त समुच्चय, मतलब कि कोई समुच्चय P और Q, ठीक है, उसमें के P के एक एलिमेंट्स को उठाया और B के हर एलिमेंट्स में गुणन कराया, मतलब एक P के प्रत्येक एलिमेंट से हर अवयव से Q के हर अवयव में गुणन कराने से हमें जो प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कार्तीय गुणन कहते हैं। एक बार हम लोग डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, अगर हम कार्तीय गुणन का डेफिनेशन देखें तो क्या है, दो अरिक्त समुच्चयों P और Q का कार्तीय गुणन अरिक्त, रिक्त नहीं होना चाहिए समुच्चय, क्योंकि अगर उनमें से कोई एक भी रिक्त होगा तो पूरा क्या हो जाएगा, कार्तीय गुणन भी रिक्त हो जाएगा। ठीक है, दो अरिक्त समुच्चय मान लेते P और Q। ठीक है, P में मान लेते हैं हम कि क्या है, P है, और Q में मान लेते हैं कि Q है, स्मॉल q। ठीक है, ठीक है, दो और एक समुच्चय P और Q का कार्तीय गुणन। अब कार्तीय गुणन आता है तो जाहिर सी बात है P क्रॉस Q किया। ठीक है, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय, क्रमित युग्म मैंने आपको बताया था कि दो दो एलिमेंट्स का जो बनाते हैं युग्म, उसी को क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म बनाते हैं बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्रमित युग्म क्या बनेगा, क्योंकि एक एक एलिमेंट है बस, तो P Q हमारा क्या बन गया, क्रमित युग्म बन गया। ठीक, P Q क्रमित युग्म बन गया। उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय, अगर इसमें और एलिमेंट्स होते तो और हमारा क्रमित युग्म बनता, आपको पता है। ठीक है, जिनको प्रथम घटक P से, प्रथम घटक P से, और प्रथम घटक इस वाले कैपिटल P से हमने पहला वाला लिया है, स्मॉल p को हमने कैपिटल P से लिया। ठीक है, प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जाता है, Q से लेकर। सिंपल सा वे में आप बोलेंगे कि P क्रॉस Q क्या होता है, क्रमित युग्म होता है। क्रमित युग्म हम उसे कहते हैं कि अगर कोई दो और एक समुच्चय है, P है और Q है, तो प्रथम घटक को प्रथम अवयव हम P से लेते हैं, कैपिटल P से, और दूसरा अवयव हम किससे लेते हैं, कैपिटल Q से लेकर बनाया जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। बस सिंपल सा है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये बात हो गई कि अगर P और Q इज इक्वल टू क्या है, 1 और 2 है, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या हुआ कि प्रथम घटक हमने P से लेकर बनाया, मतलब P इज इक्वल टू P में 1 है, और दूसरा घटक किससे लेकर बनाया, Q से, तो Q का क्या है, 2 है। ठीक है, इससे बात समझ में आई डेफिनेशन से। बस इस पर हम 4 क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ेंगे इनके प्रकार के बारे में। हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x+1 y-2 3 और 1 है, तो यहाँ से हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या, प्रथम घटक पहले वाले से लेकर बनाया जाता है, मीन्स x+1, आपको सिंपली क्या करना है, दोनों को तुलना कर देना, x+1 इज इक्वल टू 3 और y-2 इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, x इक्वल टू क्या हुआ, 1 उधर गया तो 2, और y इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 उधर गया तो प्लस में हुआ तो 3। यहाँ से हम सिंपली ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखिए क्या दिया, P इज इक्वल टू ABC है और Q इज इक्वल टू R है, तो P क्रॉस Q और Q क्रॉस P निकालिए। मैंने आपको बताया था कि दोनों की वैल्यू अलग अलग आती है, सेम नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, पहले P लिख दिया, P में क्या है, P में है आपका A B C, और फिर Q में क्या है, Q में आपका ओनली R है। अब देखिए, अब अगर हम मैपिंग कराते हैं तो हम कैसे कैसे किसका कार्तीय गुणन अगर हमको कराना है तो कैसे करेंगे, A में R का। ठीक, तो लिख दीजिए कि P क्रॉस Q इज इक्वल टू क्या हुआ, A R। ठीक, फिर B R हुआ ना, फिर क्या हुआ
बी आर, फिर क्या हुआ सी आर, तो फिर क्या हो गया आपका सी आर हो गया। ठीक है, ये तो बात रही पी क्रॉस क्यू की। अब मान लीजिए कि क्यू क्रॉस पी हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? अगर क्यू क्रॉस पी निकालना है, पहले हमने क्यू लिखा, यहाँ पे क्यू था आर, फिर पी लिखा, पी था क्या ए बी सी। ठीक है, अब अगर हमको क्या निकालना है, क्यू क्रॉस पी निकालना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, आर का मैपिंग कराया ए में। ठीक है, क्यू क्रॉस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए, फिर आर बी, ठीक है, और आर सी। सिंपली आपको तीर के हिसाब से लिखते जाना, कुछ नहीं करना। बस देखिए दोनों डिफरेंट आए ना, दोनों डिफरेंट आते। अब देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि P इज इक्वल टू 1 2 है, तो P क्रॉस P क्या होगा? हमने 2 का निकाला था, थोड़ा 3 का निकाल के देखा। ठीक है, कुछ बात नहीं है, P को 3 जगह लिख दिया। ठीक, अब देखिए, अब P को 3 जगह क्या किया, लिख दिया। अब उसमें जो जो एलिमेंट्स है वो लिख दिया। ठीक है, एक जगह P में 1 2, फिर से 1 2, फिर से 1 2। अब हमको इनका क्या कराना है, मैपिंग कराना, और P क्रॉस P निकालना है, P क्रॉस P निकालना है। अब देखिए क्या क्या पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं, 1 का 1 में हो, फिर 1 में हो जाए। ठीक है, 1 1 1, फिर देखिए 1 का 1 में हो, फिर इस 1 का 2 में हो जाए, तो 1 1 2। ठीक है, दो यहां से मिला। अब देखिए, अब 2 का 1 में हो, फिर 1 में हो, तो 2 1 1 हुआ, फिर 2 का 1 में हो, फिर 2 में हो जाए, तो 2 1 2 हुआ। अब देखिए, अब फिर 2 वाले को उठाते हैं हम एक बार। ठीक है, अब देखिए 1 का 1 में हो, सॉरी 1 का 2 में हो, फिर 1 में हो जाए, तो 1 2 1। ठीक है, फिर 1 का 2 में हो, फिर 2 में हो जाए, तो 1 2 2। अब देखिए 2 का 2 में हो, फिर 1 में हो जाए, तो 2 2 1। अब 2 का 2 में हो, फिर 2 में हो जाए, तो 2 2 2। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ पॉसिबल पेयर्स बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे, इतने ही हमारे पॉसिबल पेयर्स बनेंगे। तो सिंपल हम ऐसे इसको निकाल सकते हैं, काटके गुणन कर सकते हैं। अब एक थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि R वास्तविक संख्या का समुच्चय है, तो R क्रॉस R और R क्रॉस R क्या निरूपित करता है? सिंपल से आपको समझ में आता है कि R क्रॉस R है ओनली अगर R मान लीजिए कि रियल नंबर्स है। ठीक है, R क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, R क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, रियल नंबर्स। ठीक, तो आपसे पूछ रहे क्या R क्रॉस R क्या डिनोट करता है, और R क्रॉस R क्या डिनोट करता है? तो सिंपल R क्रॉस R है, आपको पता है कि इसमें क्या कितने होंगे, कितने चर हो सकते हैं इसमें, मैक्सिमम हम 2 चर इसमें लिख सकते हैं, मतलब एक्स वाई, आर में एक्स हो और आर में दूसरे वाले आर में क्या हो, वाई हो। ठीक है, बट दोनों किसके एलिमेंट होंगे, दोनों के दोनों ही आर के ही एलिमेंट्स होंगे, रियल नंबर्स के ही एलिमेंट्स होंगे। यानी कि ये 2 तो है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका 2D डायमेंशन, 2 डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है। और वहीं पे आर 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 अगर हम लिखते हैं, तो मान लीजिए एक्स वाई जेड हम लेते हैं, तो ये भी क्या होंगे, तीनों ही किसके एलिमेंट होंगे, कैपिटल आर रियल नंबर्स के ही एलिमेंट होंगे। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपका 3 डायमेंशन, ये 3D रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम आज की क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे, आगे हम थोड़ा प्रकार देखेंगे। सबसे पहले हम अपना एक्सरसाइज 2.1 भी करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। हम जल्दी ही इसका एक्सरसाइज लेके आएंगे। ठीक है।